हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरएम कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसटी यादव, और जैसा आप सभी को पता है कि हमारे उसमें सवाल हो चुके हैं 55। ठीक है, तो आज हम 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसा प्यार और सहयोग आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को दिया, उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि वही प्यार और वही सहयोग, बल्कि उससे ज़्यादा आप मेरी आने वाली वीडियो को दें। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा कर पाऊं। आपके लिए मैथ एक इजी सब्जेक्ट के तौर पर मैं आपको दे पाऊं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 56वां सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। लिखा हुआ है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। अच्छा देखिए, ये जो एक सवाल है, अगर हम इसको जैसे किताब में दिया वैसे करें तो थोड़ा लेंथी पड़ जाना है। ठीक है, लेकिन किताब के तरीके से तो हम कर नहीं रहे हैं। नॉर्मली जो एक अलग तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, किताब के तरीके से हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम करते भी नहीं है। कुछ सवाल जो हमको इधर उधर से नहीं हो पाएंगे वो हमको किताब के तरीके से करने पड़ेंगे, लेकिन ये कुछ सवाल जो इधर उधर के तरीके से हो जाएंगे हम उनको वैसे भी कर देते हैं। जैसे कि अब इस सवाल की बात करें तो ये हमारे पास किताब के तरीके से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। अगर हम इसको किताब के तरीके से लेके चलेंगे तो सवाल थोड़ा लेंथी बन जाएगा, तो इसको दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये केवल एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, जरा समझने की कोशिश करना। उसने कहा है 56वां सवाल है कि किसी संख्या को अगर d से विभाजित कर देते हैं तो शेषफल मेरे पास बन जाता है 15। और मैंने एक बात कही, मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास भाज्य, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास भाजक, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास शेषफल। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। नोट डाउन करना, या आपको पता है तो अच्छी बात है कि भाजक सदैव शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको ये इस सवाल का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाजक सदैव शेषफल से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि चलिए मैंने एक 20 संख्या है, ये क्या है मेरे पास, ये है भाज्य, इसको मैं भाग दे रहा हूं 7 से, तो ये मेरे पास हो गया है भाजक। 7 दूनी 14, शेषफल बचा 6, ये है मेरे पास शेषफल। तो मैंने अभी क्या कहा कि भाजक शेषफल से बड़ा होता है, तो भाजक शेषफल से बड़ा। एक और देख लेते हैं, चलो कि चलिए 25 है और मैंने इसको कर दिया है 4 से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास भाज्य, ये है मेरे पास भाजक, 4 छिंग 24, शेषफल आया 1, और ये है मेरे पास एक शेष। ठीक है, तो भाजक शेषफल से बड़ा हो गया, समझ रहे हो ना। तो मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूं कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब जरा सवाल की तरफ चलते हैं। उसने कहा किसी संख्या को d से भाग दो, शेषफल मेरे पास 15 बन जाने वाला है। इतनी बात सही है। उसने फिर d का मान पूछा कि d का मान क्या है। हम दूसरी लाइन की तरफ जाएंगे, मुझे पहली लाइन से आंसर पता चल गया मेरे पास। मुझे पता है कि अब d का मान जो है शेषफल से यानी कि 15 से बड़ा होना है। ऑप्शन क्या है मेरे पास, ऑप्शन है 12, 16, 18, ऑप्शन है 12, 16, 18, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा मुझे पता है कि d का मान पूछा है, तो इन चारों में से कोई सा ना कोई सा एक d होना है, और मुझे पता है d 15 से बड़ा होना है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचे मेरे पास केवल ये वाले 2 ऑप्शन। उसने कहा न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम क्या है मेरे पास 16, यानी कि यही इसका आंसर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है।
चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने कहा कि किसी संख्या को डी से भाग देने पर शेषफल 15 बन जाता है। डी का मान बताओ। मैं दूसरी लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे इससे पता चल रहा है। किसी संख्या को डी से भाग दो, शेषफल 15 बन जाता है। मुझे एक चीज पता है कि भैया शेषफल तो हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो यानी कि डी जो है बड़ा होगा इससे, शेषफल से हमेशा। तो मैंने देखा ऑप्शन की तरफ 12 और 9 खत्म होगा, न्यूनतम का है, न्यूनतम तो 16 है। आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 57वां कह रहा है कि 39 57 में 53 49 जोड़ देते हैं। कहने लगा 39 57 में 53 49 जोड़ा जाता है। 9 7 16 5 4 9 10 9 3 12 1 13 5 3 8 1 9। जुड़ने के बाद आ गया ये। उसने कहा कि जो जुड़ कर आया उसमें से 70 62 हटा दो, यानी कि 70 62 मैंने माइनस कर दिया। 6 में से 2 गए 4, 10 में 6 गए 4, 2 का 2 हो गया मेरे पास, और 9 में 7 गए 2, यानी कि ये मेरे पास एक संख्या निकल के आई। उसने कहा कि परिणामी संख्या यानी कि ये वाली संख्या निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगी। किससे विभाज्य नहीं होगी, और क्या क्या ऑप्शन है? 4 3 7 11, 4 3 7 11। जैसे जैसे उसने प्रश्न में कहा कि भैया इन दोनों को जोड़ो, जोड़ दिया, उसमें से इसको हटा दो, घटा दिया, और जो आएगा इनमें से किससे नहीं कटेगी। मुझे पता है नियम, ठीक है। अगर मुझे नियम पता है तो मुझे पता है कि ये 4 से कट जाने वाली है, 4 4 8 10 2 12, 3 से कट जाने वाली है, 4 2 6, 4 2 6, 11 से कट जाने वाली है, 7 से नहीं कटेगी, तो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। नियम मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं अगर नहीं देखी है वीडियो तो वीडियो देखिए जाके, क्योंकि जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे, नियम पता नहीं चलेंगे, आपको ये चीजें बार बार परेशान करती रहेंगी। इसलिए नियम को पता होना जरूरी है, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। 58 कहने लगा दो संख्याओं का गुणनफल 15 75 है। मुझे नहीं पता 58वां संख्याएं मुझे नहीं पता, तो मैंने ए और बी मान लिए। उसने कहा कि दोनों का गुणनफल है 15 75 और भागफल यानी कि ए इंटू बी है 15 75, लेकिन अगर भागफल की बात करते हैं तो ए बाय बी बराबर है मेरे पास 9/7। ठीक है। अच्छा, ये 9/7 लिखो, चाहे मैं इसको 9:7 लिखूं, बात एक ही है मेरे पास, ठीक है ना। तो बट्टे में और अनुपात में संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अनुपात में एक चीज बता चुका हूं कि जब कभी भी संख्या अनुपात में होती है वह संख्या पूरी नहीं होती है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या के रूप में जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल चुके होते हैं, तब जाकर वो अनुपात में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही घटना घटी होगी मेरे पास। तो मैंने क्या किया है, उस जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन जो है जिसको HCF कहते हैं, एक साधारण शब्द में HCF बोलते हैं, उसको मैंने मान लिया कि चलो यहाँ से x बाहर निकाला गया होगा, तो मैंने क्या किया है वो x इनको वापस दे दिया है, और अब मेरे पास संख्या बन गई है a तो ये हो गया और b मेरे पास ये हो गया। ठीक है, फिर से एक बार उसने कहा a और b का गुणनफल ये है, लेकिन जब भाग देता हूं तो 9/7 आ गया। ये अनुपात में ही तो है मेरे पास। अनुपात का मतलब क्या होता है कि अनुपात का मतलब होता है उन संख्याओं में से, चाहे कितनी भी संख्या अनुपात में है, उन संख्याओं में से सबसे बड़ी कॉमन के रूप में जो संख्या होती है उसको हम बाहर निकाल चुके होते हैं, तब जाकर हमारे पास अनुपात के रूप में संख्या निकल के आती है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब इस तरह के सवाल आएंगे। तो मैंने क्या करा, जो संख्या यहाँ से बाहर निकाली गई होगी कॉमन सबसे बड़ी, मुझे तो नहीं पता है ना, मैंने x मान लिया, x यहाँ पर भी दिया, x यहाँ पर भी दिया, संख्या मेरे पास आ गई a के रूप में 9x और b के रूप में 7x। अब उसने कहा कि a और b की गुणा कर दो, 15/75 आता है, यानी कि 9x गुणा 7x इज इक्वल टू 15/75 आ गया मेरे पास। 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 6 7 9 7 63, 9 पंजे 45, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, x बराबर 5 हो गया। जैसे ही x बराबर 5 हुआ, मुझे पता चला कि a जो मेरे पास 9x था वो हो गया है 9 गुना 5 इज इक्वल टू 45, और b जो मेरे पास 7x था वो हो गया है 7 गुना 5, 7 पंजे 35। उसने कहा जोड़कर बता दो, जुड़कर हो गया मेरे पास 80, और यही इसका आंसर है। ठीक है,
तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि अब इस तरह कुछ सवाल आएंगे तो ये सवाल आना जरूरी है। तो उसने क्या कहा है, दो संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं, मैंने संख्या मान ली है ए और बी। अब उसने कहा कि जब दोनों संख्याओं को गुणा करता हूं तो 15/75 आ जाता है मेरे पास। हमने देखा कि ए और बी गुणा करने पर 15/75 आएगा। लेकिन उसने कहा कि भागफल 9/7 है। भागफल यानी कि अनुपात में लिखी हुई संख्या, और अनुपात में लिखी हुई संख्या का मतलब है कि इसमें कॉमन के रूप में जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको बाहर निकाल लेगा। कॉमन के रूप में सबसे बड़ी संख्या उसको बाहर निकाल लिया गया है, जिसको हम साधारण शब्दों में HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, जब मुझे पता नहीं कौन सी संख्या निकली हुई है तो मैंने x मान लिया कि चलो x निकली हुई होगी। उस x को मैंने वापस दे दिया, तो संख्या मेरे पास बनी 9x और 7x, दोनों संख्या मेरे पास आ गई। उसने कहा कि जब दोनों गुणा करता हूं तो 15/75 आ जाता है। हमने भी दोनों गुणा करी, बराबर 15/75, x² 25 करके आया और x बराबर 5 आया। जैसे x बराबर 5 आया, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, जोड़ दिया 80 आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देख 59 कह रहा है किसी संख्या को 13 से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 9 आता है। ठीक है, संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता है, तो मैंने संख्या मान ली है ए। अब उसने कहा कि जब मैं इस संख्या की गुणा 13 से कर देता हूं तो बार बार 9 आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं वो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो अब ये जो कितनी बार आ रहे हैं ये पता करने के लिए मैंने देखा ऑप्शन की तरफ। अगर ऑप्शन 5 डिजिट में है तो मैं यहाँ पर 6 बार 9 ले लूंगा। 7 डिजिट में है ऑप्शन तो मैं यहाँ पर 8 बार ले लूंगा। 2 डिजिट में है ऑप्शन तो मैं यहाँ पर 3 बार 9 ले लूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन में मैंने देखा तो ऑप्शन मेरे पास 5 डिजिट में है, तो मैंने यहाँ पर 6 डिजिट में 9 मान लिया। समझ में आ गई कहानी। 5 डिजिट में ऑप्शन थे तो मैं 6 डिजिट मान लिया। मुझे ए निकालना है तो 13 से इसको भाग दे दिया जाएगा। 13 7 91, 8 बचा, 9 बचा, 13 6 78। अब मैंने ऑप्शन देखा है जो 7 6 से बन के आगे चल रहा है। अगर कोई दो ऑप्शन 7 6 के बाद जो तीसरी डिजिट होगी वो भी बराबर लेके चलेंगे, या चारों ही ऑप्शन 7 6 के बाद कोई तीसरी डिजिट बराबर लेके चलेंगे, तो मुझे आगे भाग देना पड़ेगा, आगे काटना पड़ेगा। और अगर मुझे यहीं से पता चल जाएगा तो फिर मैं इसको आगे काटूंगा नहीं, केवल ऑप्शन को देखकर आंसर बता दूंगा। मैंने देखा कि केवल इसमें एक ऑप्शन है जो 7 6 9 2 3 करके है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 6 9 2 3। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देख 60वां सवाल पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है। कहने लगा 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के नजदीक हो। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के समीप हो या निकटतम हो। इस तरह के सवाल हमने अभी पीछे किए हुए हैं, लेकिन उसमें क्या पूछता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये इससे पूरी कट जाए, या इसमें से क्या घटाया जाए कि पूरी कट जाए। ठीक है, लेकिन अब उसने पूछ लिया है कि इसके पास वाली संख्या बताओ जो इससे कट जाए। अब वो इसके घटाने से मिल सकती है, इसको जोड़ने से मिल सकती है। फॉर एग्जांपल कि 4 के सबसे नजदीक वाली संख्या 5 भी होती है और 4 की सबसे नजदीक वाली संख्या 3 भी होती है। तो ये 5 जोड़ने पर आया है और ये 3 घटाने पर आया है। तो अब मुझे पता नहीं कि घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। अब इसको करके देखते हैं आगे। सबसे पहले 567 0 2 0 0 1 उतर गया मेरे पास। इतनी बात सही है। अब मुझे देखना है कि ये अगर मुझे जोड़ने वाली प्रक्रिया देखनी है तो इससे जस्ट आगे चला जाऊंगा, बता चुका हूं। नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लेना। घटाना है तो फिर सीधे सीधे चल दूंगा। मैं पहले घटाने वाली प्रक्रिया देख लेता हूँ। 3 की गुणा करके देख लेता हूँ। 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 5 15 और 2 17। ऊपर लिखा हुआ है 2 0 0 1, घटाने की है 0 0 3। यानी कि अगर मैं इसमें से 300 घटा दूंगा तो मेरे पास संख्या 567 से कट जाएगी। समझ में आ रही कहानी। अब दूसरा क्या है मेरे पास, मैं इसको एक आगे चला के देख लेता हूँ, गुणा 4 करके देख लेता हूँ।
4 सत्ते 28 हो गया मेरे पास, 4 चिंक 24 और 2 26, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये 2 2 6 8 है, 8 में से 1 गया 7, 6 का 6, 2 का 2, यानी कि जोड़ने के लिए मुझे इसमें 267 जोड़ना पड़ेगा तब इससे कटेगी, घटाने के लिए मुझे इसमें से 300 घटाना पड़ेगा तब इससे घटेगी। यानी कि एक घर है जिसके लिए मुझे अगर आगे जाना है तो 267 कदम चला जाऊंगा, मतलब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से जाने के लिए 267 कदम चलना पड़ेगा और यहाँ से जाने के लिए 300 कदम चलना पड़ेगा। तो मैं इस वाले रास्ते की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये मुझे पास पड़ रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि मैं इसको अब जोड़ने वाले की तरफ लेके चला जाऊंगा, तो आंसर मेरे पास बन जाएगा 8 6 9 8 5, यही इसका आंसर है। फिर से एक बार देख लो, उसने कहा है निकटतम, अब वो जोड़ने वाली भी हो सकती है, घटाने वाली भी हो सकती है। मैंने एक बार घटा के देख लिया, एक बार जोड़ के देख लिया, घटाने पर मुझे पता चला कि 300 घटाना पड़ेगा, जोड़ने की तरफ देखा 267 जोड़ना पड़ेगा। उसने पास वाली पूछी है तो 300 से ज्यादा पास 267 है, यानी कि मैंने जोड़ के देख लिया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। सवाल अगर समझ में आए हैं तो वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। जितना प्यार आपने दिया है उतना प्यार उम्मीद करता हूँ आप देते रहेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।